हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जाना कि पुअर जो है हमारी कंट्री में वो कितने हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी के क्या कारण है। पॉवर्टी जो है एक्सप्रेस करी जाती है एक इंडिविजुअल के हालात के तौर पे, या जो गरीब लोग हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है उनके तौर पे। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एजुकेशन या स्किल्स की बहुत कमी होना, इन्फर्मिटी हो गई, इल हेल्थ हो गई, सिकनेस हो गई, फिर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो गया। ये सब जो है किस कारण होते हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के कारण, सामाजिक तौर पर उनको बहिष्कृत करना उसके कारण, बेरोजगारी, कर्जा, वेल्थ का सही और समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। जो एग्रीगेट पॉवर्टी है वो एक तरह से सम है इंडिविजुअल पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जनरल इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स, जैसे कि लो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, डिमांड की कमी हो गई, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत बढ़ना, या सोशल और वेलफेयर नेट्स की कमी होना। चैप्टर 1 में आपने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, कहने को जो फाइनल असर रहा ब्रिटिश रूल का इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड पर, उसके ऊपर आज भी बहस होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पर और जो स्टैंडर्ड था लोगों का उसके ऊपर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान। इंपोर्ट जो मैन्युफैक्चर्ड कॉटन क्लॉथ का था लैंकशायर इंग्लैंड के अंदर, उसके कारण बहुत सारे जो लोकल प्रोडक्शन थे वो डिस्प्लेस हो गए। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर जो कॉटन यार्न की थी अब वो बनकर रह गई थी, ना कि क्लॉथ के एक्सपोर्ट की। लगभग 70% जो इंडियंस थे वो एंगेज थे एग्रीकल्चर में ब्रिटिश राज पीरियड के दौरान। तो इम्पैक्ट जो इस सेक्टर का था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिविंग स्टैंडर्ड्स पर बजाय और किसी चीज। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उसमें मेनली रूरल टैक्सेस को बढ़ाना था ताकि जो मर्चेंट्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो ज्यादा लैंड ओनर्स बन सके बड़े। ब्रिटिशर्स के दौरान जो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रही थी फूड ग्रेन्स को, और नतीजा क्या हुआ कि 26 मिलियन लोग जो हैं वो एक तरह से सूखे का शिकार हो गए, भुखमरी का शिकार हो गए 1875 से 1900 के बीच में। ब्रिटेन जो थी उनका मेन गोल था कि वो जो है जो ये रूल कर रहे थे कि एक मार्केट बनाया जा सके ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए। इंडिया जो है उनके जो कर्ज हैं ब्रिटेन के उनको जो है चुकाने का एक जरिया बन जाए और इंडिया से मैन पावर मिल सके जो ब्रिटिश की इंपीरियल आर्मीज थी उनके लिए। जो ब्रिटिश राज था उसने लाखों लोगों को इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया था। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक तरह से बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। इंडस्ट्रीज जो थी वो उन चीजों को प्रोड्यूस कर रही थी जो कम दामों पे बन रही थी ब्रिटिशर्स के लिए, और हमारे फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। बहुत सारे फैमिन और हंगर के कारण मर गए इंडिया में 1857-58 में। अब जो गुस्सा था लोगों का, जो लोकल लीडर्स थे, वो पूरी तरह से बाहर आ गया। बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस जो हैं वो आम जनता पर लगाए जा रहे थे, तो विरोध जो है वो कहीं ना कहीं अब दिखने लग गया। और नतीजा क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो सिपॉइज थे यानी इंडियन ट्रूप्स जो ब्रिटिश लोग कमांड कर रहे थे उनका जो है एक तरह से उन लोगों ने बगावत कर दी। आज भी एग्रीकल्चर जो है वो मेन मेथड माना जाता है लाइवलीहुड का, और लैंड जो है वो सबसे बड़ा एसेट होता है गांव के लोगों के लिए। ओनरशिप लैंड की होना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है मटेरियल वेलबींग का, और साथ ही साथ जिनके पास कुछ जमीन होती है उनके कुछ चांसेस रहते हैं कि वो अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके और उनसे जमीन ले सके जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ताकि उन लोगों के पास पहुंचाई जा सके जो लोग के पास एक भी जमीन नहीं है। लेकिन हाँ, उनको जमीन पे काम एक मजदूर के तौर पर जिनको पैसे मिलते हैं वैसे करना होगा। ये मूव जो है सफल तो हुआ लेकिन काफी कम हद तक, क्योंकि जो बड़ा सेक्शन था एग्रीकल्चरल वर्कर्स का वो जो है फार्म नहीं कर पाया स्मॉल होल्डिंग्स को जो उनके पास अब थी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा था ना ऐसी स्किल्स थी कि वो लैंड को प्रोडक्टिव बना सकें, या जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत क्या कहते हैं छोटी थी कि उस पर कुछ किया जा सके। बहुत बड़ा सेक्शन जो रूरल पुअर है इंडिया में वो ज्यादातर छोटे किसान हैं। जो जमीन उनके पास है वो कम फर्टाइल है और मेनली रेन पर निर्भर करते हैं। उनका जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है उन क्रॉप्स से जो वो खुद अपने लिए उगा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो जानवर उनके पास होते हैं उनसे। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और बिना कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है हमारे पास रोजगार का, तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी लैंड की है कल्टीवेशन के उसमें कमी आ रही है, और नतीजा क्या हो रहा है जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है।
इनकम जो इन छोटी छोटी लैंड होल्डिंग से आ रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। आपने देखा होगा, सुना होगा, फार्मर्स जो है सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो जो है लोन्स को चुका नहीं पा रहे हैं, जो कि उन्होंने कल्टीवेशन के लिए उधार लिया था या जो और घर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो फसल है वो या तो सूखे के कारण या और नेचुरल कैलेमिटी के कारण फेल हो गई। जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो जो उभरता हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अर्बन और रूरल इकोनॉमी की, उसमें हिस्सा नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास उतनी जानकारी नहीं है और स्किल्स नहीं है करने की। जो अर्बन पुअर है इंडिया के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा रूरल पुअर से जो है लोग आए हैं, क्योंकि वो जो है माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में काम की तलाश में या जीविका की तलाश में। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ज़्यादातर जो अर्बन पुअर हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं कैजुअल लेबर के तौर पे। कैजुअल लेबर्स में जो है ज़्यादातर वल्नरेबल सोसाइटी जो है दिखती है, मतलब सबसे ज़्यादा कैजुअल लेबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में होते हैं समाज के अंदर, क्योंकि उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई उनके पास एसेट्स नहीं होते, उनकी स्किल्स हैं वो बहुत सीमित होती हैं और ना उनके पास ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं, ना बहुत ताकत होती है कि वो अपने आप को सरवाइव करवा पाए। तो गरीबी जो है हम इसलिए कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या कैजुअल या इंटरमिनेंट नेचर जो वर्क का है, चाहे रूरल या अर्बन एरियाज में, उस दोनों से जो है कर्जा बढ़ता है और नतीजा क्या होता है? पॉवर्टी होती है। कर्जा होना जो है सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर माना गया है पॉवर्टी। जो तेजी से दाम बढ़ रहे हैं फूड ग्रेन्स के या और जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस रेट पे जितने जो क्या कहते हैं जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी प्राइस से भी जो है ज़्यादा हो रहे हैं। उससे क्या होता है, परेशानी लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उन सब इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। इनकम और एसेट्स का सही मायने में डिस्ट्रीब्यूशन ना होना समान तौर पे, इसके कारण भी जो पॉवर्टी है वो इंडिया में लगातार बनी हुई है। इन सब से क्या हुआ, दो अलग अलग ग्रुप सोसाइटी में क्रिएट हो गए। एक वो जिनके पास सारे साधन हैं प्रोडक्शन के, अच्छी इनकम कमाते हैं और जिनके पास जो है उनका जो काम है वही बिजनेस है सर्वाइवल के लिए। इतने सालों में जो गैप था रिच और पुअर के बीच में वो काफी बड़ा हुआ है इंडिया के अंदर। पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है इंडिया के लिए, जिसको एड्रेस करना है युद्ध स्तर पर। अब बात करते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाई गई, यानी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 ईयर प्लान हैं वो ये बताते हैं कि जो सामाजिक तौर पर न्याय है वो एक मुख्य उद्देश्य है डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज का जो गवर्नमेंट बनाती है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951-56 में, उसमें यही कहा गया कि जो ज़रूरत है इकोनॉमिक और सोशल चेंज को लाने की, आज के जो प्रेजेंट हालत है वो इसी फैक्ट से आती है कि किस तरीके से गरीबी है या असमानता है इनकम में, वेल्थ में और अपॉर्चुनिटीज। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 56 और 61 के बीच का, वो भी यही बताता है कि जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेस प्रिविलेज क्लास जो है सोसाइटी के उन तक पहुंचने चाहिए। कोई ये कह सकता है कि इतने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो जोर दिया जा रहा था वो पॉवर्टी एलिविएशन पे दिया जा रहा था और अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको ज़रूरत थी कि अडॉप्ट किया जाए गवर्नमेंट के साथ ने सेम टाइम पे, ताकि पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी पॉवर्टी रिडक्शन की वो 3 डायमेंशनल थी। पहला था कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी। इस बात की उम्मीद करी जा रही थी कि जो एफेक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, यानी कि तेजी से जो बढ़त होनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या पर कैपिटा इनकम में, ये हर सेक्शन पे जाए समाज के, और उससे क्या होगा जो पुअर सेक्शंस हैं उन तक भी पहुंचेगी। ये सबसे बड़ा फोकस था प्लानिंग का 1950s में या 1960s की शुरुआत में। ये माना जा रहा था कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या जो ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर का ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू सिलेक्टेड रीजन से, उससे फायदा होगा जो अंडर डेवलप्ड रीजन है उनको, या जो बहुत बैकवर्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, कम्युनिटी के, उनको। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 और 3 में कि जो ओवरऑल ग्रोथ थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, वो उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो, उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत कम जो है ग्रोथ हो रही थी पर कैपिटा इनकम में। जो गैप था पुअर और रिच का अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था।
जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने क्या हुआ, जो रीजनली तौर पे कहे या जो छोटे बड़े किसान थे उनके बीच की जो डिस्पैरिटी होती है, जो गैप होता है, वो और ज्यादा खराब कर दिया। ना तो कोई इच्छा शक्ति थी, ना ही ऐसी कोई काबिलियत थी कि जो लैंड है उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो बेनिफिट था इकोनॉमिक ग्रोथ का, अब वो जो है गरीबों तक नहीं पहुंचा। जहां ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा जा रहा था ताकि वो खास तौर से गरीबों के लिए हो, जो पॉलिसी मेकर्स थे अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो इनकम है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है पुअर के लिए, उसको बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे इंक्रीमेंटल एसेट्स जो है उनको क्रिएट किया जाए या काम को जनरेट किया जाए। ये करा जा सकता था अचीव कुछ खास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की मदद से। जो सेकेंड अप्रोच थी उसको इनिशिएट किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान से, यानी 1961-66 से, और उससे काफी जो है जैसे कहते हैं प्रोग्रेस भी हुई उसमें। जो नोटेड प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे 1970s में वो था फूड फॉर वर्क। जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए वो पूरी तरह से उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के किए गए थे जो 10th 5 ईयर प्लान का था 2002 से 2007 तक। यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उनको बढ़ाना, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को लाना, और इनको कमाना चाह रहा था कि ये सबसे मेजर तरीके हैं पॉवर्टी से डील करने के। जो एग्जाम्पल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के वो थे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी PMRY। एक थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जो पहला प्रोग्राम था उसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना गांव के इलाकों में या जो छोटे टाउन्स थे वहां पर। जो खादी और गांव की इंडस्ट्रीज कमीशन थी वो जो है इसको लागू कर रही थी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक को जो है आर्थिक तौर पर सहायता मिल सकती थी बैंक लोन्स की फॉर्म में, ताकि वो अपनी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड थे लो इनकम फैमिलीज से रूरल और अर्बन एरियाज में, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके ताकि वो अपनी कोई भी एंटरप्राइज जो है जिससे काम जो है जनरेट होता हो उसको PMRY या SJSRY इनके एम से जो है क्रिएट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों अर्बन एरियाज में। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जा रही थी उन फैमिलीज को दी जा रही थी या फिर इंडिविजुअल्स को दी जा रही थी। 1990 से ये अप्रोच जो है इसमें बदलाव आया। अब जो लोग जो है बेनिफिट चाहते थे इन प्रोग्राम से उनको ज्यादा एनकरेज किया गया कि वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। शुरुआत में इनको एनकरेज किया गया कि वो जो है कुछ पैसे बचाएं और आपस में ही एक दूसरे को लोन के तौर पर दे दें। बाद में बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने जो है पार्शियल फाइनेंस असिस्टेंस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको प्रोवाइड करी, जिन्होंने फिर डिसाइड किया कि किसको लोन देना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी SGSY, ये जो है ऐसा ही एक प्रोग्राम था। गवर्नमेंट के पास वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स थे वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो पुअर अनस्किल्ड लोग थे गांव के इलाकों में रहते थे। कुछ उसमें से ऐसे थे जैसे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगस्त 2005 में पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया ताकि गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है हर घर परिवार को दिया जा सके, जिसमें जो एडल्ट है वो खुद अपनी और वॉलंटियर कर रहा है वो कि मैं जो हूँ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए तैयार हूँ मिनिमम 100 दिन के लिए 1 साल के अंदर। इस एक्ट का नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंतर्गत हर कोई जो पुअर की श्रेणी में आता है और जो काम करना चाहता है मिनिमम वेज पे, वो उन इलाकों में रिपोर्ट कर सकता है काम के लिए जहाँ पर ये योजना लागू की गई है। थर्ड अप्रोच जो एड्रेस करने का था पॉवर्टी को, वो ये था कि मिनिमम बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। इंडिया जो है वो पाइनियर में आता है पूरी दुनिया के अंदर ये इमेजिन करने के लिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो हम सोशल कंजम्पशन पे करेंगे, ज़रूरतों पे जो भी सोशल कंजम्पशन की ज़रूरतें हैं उस पर जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे कि प्रोविजन फूड ग्रेन्स का सब्सिडाइज रेट पे, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है। जो प्रोग्राम्स इस अप्रोच के अंडर करे गए उनसे ये उम्मीद करी जा रही थी एक तरह से वो कमी पूरी कर सकता है जो कंजम्पशन है पुअर का, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है हेल्थ और एजुकेशन में। ये जो अप्रोच है हम इसको ट्रेस कर सकते हैं 5th 5 ईयर प्लान से। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हो रहा था तब भी जो पुअर है वो अपने लिए उन चीजों को नहीं खरीद पा रहा था जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में आती है। उनको जो है एटलीस्ट
सोचना होगा कि उनको मिनिमम स्टैंडर्ड जो है सोशल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में, जैसे फूड ग्रेन्स के माध्यम से हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर या हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनको उनकी जो कमी है उसको पूरा करना जरूरी था। तो 3 मेजर प्रोग्राम्स जिनका मेन एम था फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो गरीब का है उसको इम्प्रूव करना, वो थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये सभी अटेम्प्ट्स थे इसी डायरेक्शन में। बहुत एसेंशियल हो जाता है कि ब्रीफली ये स्टेट को बताया जाए कि इंडिया जो है उसने सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस जो है वो कई पहलुओं में हासिल करी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे और भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया ताकि कुछ खास ग्रुप्स की मदद की जा सके। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ऐसा ही एक प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता, उनकी देखभाल करने के लिए उनको पेंशन दी गई ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। गरीब लेडीज जो होती हैं, जो जैसे बेचारी होती हैं, विडोज होती हैं, उनको भी जो है इस स्कीम के अंडर कवर्ड किया। अब है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो थे, क्रिटिकल असेसमेंट देखते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन के जो एफर्ट्स थे, अब एक तरह से कह चाहिए ना, वो फ्रूट्स देने लगे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद। जो परसेंटेज था एब्सोल्यूट पुअर का कुछ स्टेट्स में, अब वो जो है नेशनल लेवल एवरेज से कम था। पर इतनी सारी अप्रोचेस के बावजूद प्रोग्राम्स और स्कीम्स ताकि पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके, जो हंगर, मैल न्यूट्रिशमेंट, इलिटरेसी या बेसिक एमिनिटीज की कमी थी, वो अभी भी एक कॉमन फीचर बना हुआ था बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया की। पॉलिसी जो पॉवर्टी की तरफ चलाई जा रही थी एलिविएशन की, वो जो है एक प्रोग्रेसिव मैनर में निकल कर आ रही थी पिछले कहना चाहिए 50 सालों से, पर उसने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया था। आप चेंज देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर में, इंटीग्रेशन में, या जो म्यूटेशन था प्रोग्राम्स का उसमें, फिर भी कहीं कोई रेडिकल चेंज जो है ओनरशिप में एसेट्स के, प्रोसेस में प्रोडक्शन के, या इम्प्रूवमेंट जो बेसिक कम्युनिटीज था नीडी का, उसमें देखने को नहीं मिला। स्कॉलर्स जब इन प्रोग्राम्स को एसेस करते हैं तो वो 3 मेजर एरियाज बताते हैं कंसर्न के, जिसके कारण ये जो है सक्सेसफुल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का और बाकी एसेट्स का, ये जो बेनिफिट था डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, वो नॉन पुअर तक नहीं पहुंच पाए। अगर मैग्नीट्यूड देखें पॉवर्टी का, उससे कंपेयर करें, तो जो अमाउंट थे रिसोर्सेज एलोकेट करने के इन प्रोग्राम्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं थे। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम्स थे ये मेनली गवर्नमेंट पे या जो बैंक ऑफिशियल्स थे उन पर निर्भर करते थे लागू होने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड तो होते नहीं हैं, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दी होती है, करप्शन होता है और ज़्यादा उनके ऊपर दबाव पड़ता है लोकल एंटिटीज से, या जो सोर्सेज रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंट तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट किए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस थे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में, उनका भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इसलिए भी फेल हो गई, जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी लोगों की, उनको एक तरह से जो बिल्कुल हाशिए पे रह रहे थे या हाशिए से जरा सा ऊपर थे पॉवर्टी लाइन के, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चलाई वो ज़्यादातर फेल हो गई। ये भी साथ साथ पता चला कि जो हाई ग्रोथ होती है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है पॉवर्टी को कम करने के लिए। जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन पुअर का नहीं होगा, सफल तौर पे जो कोई भी प्रोग्राम है उसको पॉसिबल नहीं है कि वो लागू हो पाए। पॉवर्टी जो है तभी सही तौर पे खत्म करी जा सकती है जब गरीब खुद अपनी जो ग्रोथ है, अपने खुद की ग्रोथ प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, योगदान दे, तभी गरीबी हट सकती। और ये पॉसिबल था सोशल मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू, जिसमें गरीब लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो हिस्सा लें, खुद भी जो है सशक्त हो। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, जिससे जो है उनकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और लिटरेसी सब में बढ़त होगी। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी था कि पॉवर्टी जो स्ट्रिकन एरियाज हैं उनको पहचान करी जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाए, जैसे स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तभी जो है चीज़ें सही हो पाएंगी। बॉक्स 4.4 जो है वो बताता है रामदास कोरवास रोड टू नोवेयर। रामदास कोरवा जो रजखेता गांव के थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे जब उन्हें ये पता चला कि उनकी कीमत जो है गवर्नमेंट के लिए 17.44 लाख रुपए।
1993 में अथॉरिटीज ने यह डिसाइड किया कि एक 3 किलोमीटर लंबी रोड जो रजखेता गांव तक जाती हो, ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर बनवाई जाए और उसके लिए 17.44 लाख रुपीस जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए। ट्राइबल्स लगभग 55% हैं, जो कि इनकी मेजॉरिटी है सुरगुजा में, जो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। पहाड़ी या हिल कोरवास जो हैं उनको प्रिमिटिव ट्राइब के तौर पर लिस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो सबसे नीचे आते हैं 5%। खास एफर्ट्स जो हैं वो उनके डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे थे, जिसमें क्या करे जाने थे, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। एक सेंट्रल के द्वारा फंडेड स्कीम पहाड़ी कोरवा प्रोजेक्ट की कीमत जो है लगभग 42 करोड़ थी 5 साल के पीरियड में। 15,000 पहाड़ी कोरवास थे, जो सबसे ज्यादा तादाद में थे सुरगुजा में। और पॉलिटिकल रीजंस के कारण जो मेन बेस था प्रोजेक्ट का वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक सिर्फ जो सबसे छोटी सी समस्या थी पहाड़ी कोरवा मार्ग को बनाने की रजखेता में, कि ये जो गांव था ये पूरी तरह से खाली हो चुका था पहाड़ी कोरवास से। रामदास का ही अकेला परिवार था जो वहां रहता था। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहाड़ी कोरवास को फायदा होता है या नहीं होता है, ये सब बेकार की बात है। अगर आप यहाँ पर स्विमिंग पूल बनवा लें या बंगलो बनवा लें तो आप ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर करवा लेंगे, ऐसा एक एनजीओ एक्टिविस्ट ने कहा। किसी को नहीं पड़ी कि वो आकर चेक करे कि वाकई में कोई पहाड़ी कोरवा जो है यहाँ रजखेता गांव में रहते हैं या नहीं, या यहाँ पर पहले से एक कच्ची रोड है। राम अवतार कोरवा ने कहा, जो सन थे रामदास के, उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पे सिर्फ लाल मिट्टी जो है वो ऐड कर दी है, और 17.44 लाख खर्च करने के बाद भी यहाँ पक्का रोड नहीं है। रामदास जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा पानी चाहिए। वो कहते हैं हम कैसे खेती करें बिना पानी के। जब बार बार जोर देने पर उन्होंने कहा कि 17.44 लाख जो खर्च करने थे उस रोड पे, उसकी जगह अगर वो कुछ हजार खर्च करवा देते और जो डैमेज कुआं है मेरी जमीन पे उसको सही करवा देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। कुछ इम्प्रूवमेंट लैंड की जरूरत है, बट पहले वो एटलीस्ट वो पानी तो दे। रामदास की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया गया। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये थी कि उनको टारगेट पूरा करना था। अगर जो है बैंक में मनी रख देते फिक्स डिपॉजिट में, तो शायद किसी पहाड़ी कोरवा फैमिली को जो है काम करने की आगे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वही अकेला उनको जो है काफी ज्यादा सुरजगा के जो स्टैंडर्ड्स उनको बढ़ा देता। ऑफिशियल हंसते हुए कहते हैं। किसी ने भी रामदास की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है, उनको क्या समस्याएं हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, बल्कि उनके नाम पर उन्होंने एक रोड कर दी जिसका कोई यूज नहीं था, 17.5 लाख के करीब। रामदास जो है अभी भी वही जोर दे रहे हैं कि भाई मेरी वाटर की जो प्रॉब्लम है उसका कुछ करो, क्योंकि ये जो रोड है इसको करने का कोई फायदा नहीं है, जिसके लिए 2 किलोमीटर चल के जाके तब उस रोड पर आना पड़ता है। अब कंक्लूजन देखते हैं। हम लोगों ने लगभग इंडिपेंडेंस के 60 साल देख लिए। ऑब्जेक्टिव जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी वो ये बताती हैं कि उनका मेन पर्पस था कि रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के साथ। पॉवर्टी एलिविएशन जो है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है सबसे इंडिया का मेन चैलेंज पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, भले ही कोई सी भी गवर्नमेंट पावर में क्यों ना। जो एब्सोल्यूट नंबर है पुअर का कंट्री के अंदर वो नीचे हुआ है, कुछ स्टेट्स में कम प्रोपोर्शन में है पुअर, और यहाँ तक कि नेशनल एवरेज से भी कम। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि कहने को वास्ट रिसोर्सेज जो हैं उनको एलोकेट किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, तब भी हम अपने गोल तक पहुंचने में अभी बहुत दूर हैं। इम्प्रूवमेंट हुआ है टर्म्स में अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम की या कुछ एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग का, अब जो प्रोग्रेस है बेसिक नीड्स को पूरा करने की उसमें भी हुई है, पर जब उनको कंपेयर किया जाता है और बाकी कंट्रीज की प्रोग्रेस से तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। फ्रूट्स जो डेवलपमेंट के हैं वो अभी तक जो है हर सेक्शन पर नहीं पहुंचे हैं पॉपुलेशन। कुछ सेक्शंस हैं पीपल के, जैसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के या जो क्षेत्र हैं कंट्री के, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके साथ compete कर सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो इवन जो पॉवर्टी की एक साइकिल है उसके बाहर भी नहीं आ पा। अब एक बार चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं कि पॉवर्टी को कम करना सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज है। पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल जो है, जो कि एवरेज पर कैपिटा डेली रिक्वायरमेंट लगभग 2400 कैलोरीज है रूरल एरियाज की और 2100 कैलोरीज है अर्बन एरिया की, उसको पूरा करता है। साथ ही साथ जो मिनिमम फूड नॉन फूड एक्सपेंडिचर है उसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन या एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
जब नंबर ऑफ पुअर या उनका जो प्रपोर्शन कंपेयर किया जाता है तो हमें पता चलता है कि अलग अलग लेवल्स जो है पॉवर्टी के लोगों के वो कैसे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट्स के बीच में है वो कैसा है या समय के साथ कैसे। नंबर ऑफ पुअर जो इंडिया में है या जिनका प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन में है उसमें कमी आई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 1990s के बाद से कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है वो कम हुए हैं। मेजॉरिटी जो पुअर की है वो रूरल एरियाज में रहते हैं और अपने आप को ज़्यादातर कैजुअल या अनस्किल्ड जॉब्स में एंगेज है। इनकम और एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड अप्रोचेस जो हैं वो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखी जाती हैं क्योंकि बहुत सारे और भी जो है एट्रीब्यूट्स हैं गरीब लोगों के। इन सालों में गवर्नमेंट ने जो है 3 अप्रोचेस को फॉलो किया है पॉवर्टी को कम करने के लिए इंडिया के अंदर। एक तो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, दूसरा है स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और पूरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे गरीब लोगों की उनको पूरा करना। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें अभी भी जो है बहुत ज़रूरी है कि जो एसेट्स की ओनरशिप है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। जो प्रोसेस है प्रोडक्शन के या जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं पुअर की उनको पूरा करना अभी भी गवर्नमेंट को जो है उनके इनिशिएटिव लेने बाकी हैं या कहना चाहिए इस तरह से लेने हैं कि उनकी जो हालात है उनको बदला जा सके। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।